विद्यार्थियों नमस्कार। SLV हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे उनकी गज़ल। जैसा कि हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्यपुस्तक आरोह पढ़ रहे हैं, तो आज हम देख रहे हैं गज़ल, और गज़ल में वो क्या बता रहे हैं। तो पहली ही गज़ल कुछ इस प्रकार है। प्रकृति का वर्णन करते हुए वो कहते हैं, नौ रस गुंछे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों बू गुलशन में पर तोले। यहाँ पे गिरह का अर्थ गांठ है, नाजुक अर्थ कोमल है, नौ रस का अर्थ साहित्य के नौ रस, गुंछे यानी जो गुच्छे हैं, कलियाँ हैं, और रंगों बू गुलशन यानी रंग और उसकी महक, गुलशन का अर्थ यहाँ पर बगीचा है। तो यहाँ पर कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि जो गुलशन है, बगीचा है, उसमें 9 रस रूपी कलियाँ अपनी पंखुड़ियों को, अपनी कोमल पंखुड़ियों को इस प्रकार खोल रही है, अपनी कोमल गांठों को इस प्रकार वह खोल रही है, जिसे देखकर लग रहा है कि रंगों बू यानी रंग और खुशबू उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं। तो एक बगीचा है, बगीचे में खिले हुए फूल है, कलियां खिल रही है, उनको देखकर कवि कह रहा है कि नौ रस रूपी कलियां अपनी पंखुड़ियां हैं, उनकी कोमल गांठें हैं, वो खोल रही है। मतलब बाग है, वो फूल रहा है, उसमें विभिन्न प्रकार की फूल और कलियां आ रही है, और उस बाग को देखकर ऐसा लग रहा है कि रंग और जो खुशबू है वो उड़ने के लिए अपने पंख है वो फड़फड़ा रहे हैं, या उड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। कहने का आशय यह है कि संपूर्ण बगीचा है वो रंगों से और खुशबू से भर गया है। दूसरा गज़ल इस प्रकार है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहाँ कवि जर्रा जर्रा का अर्थ है कण कण में। कण कण में, पृथ्वी का मतलब कण कण सो रहा है, और वो कहते हैं सुनो यारो, सब में यानी रात में सन्नाटे हैं, खामोशी है, वो भी कुछ कह रहे हैं। तो शायर क्या कहता है, कवि कहता है कि रात का समय है और आसमान में तारे हैं, वो आंखें झपका रहे हैं, मतलब वो टिमटिमा रहे हैं, उनको देखकर लग रहा है कि उनको भी नींद आ रही है, और पृथ्वी का कण कण है वो सोया हुआ है। हे मित्रों, ऐसे शांत समय में भी तुम सुनो, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, तुम सुनने की कोशिश करो। क्या तुम सुन पा रहे हो कि रात का सन्नाटा भी हमसे कुछ कह रहा है, रात का सन्नाटा भी बोल रहा है। इसके बाद तीसरी गज़ल, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए हैं, हम किस्मत को रोले हैं। बहुत बढ़िया कल्पना है। देखिए यहाँ पे गज़लकार क्या कह रहा है, कवि क्या कह रहा है, किस्मत हो या हमारी, हम हो या हमारी किस्मत हो, दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रो रही है, हम किस्मत को रो रहे हैं। कवि का भाग्य है वो अच्छा नहीं। कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि हम और हमारी किस्मत दोनों एक जैसी है, दोनों पर दुर्भाग्य है वो हावी हो रखा है, हमारी दोनों की दुर्दशा है। इसके कारण मैं किस्मत के प्रति सहानुभूति दिखाता हूँ, और किस्मत मेरी दीनता और निराशा पर सहानुभूति दिखाती है, लेकिन काम दोनों का एक ही है, रोना। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया भावार्थ हुआ इसका, कि कवि कहता है कि मैं स्वयं या मेरा भाग्य, हम दोनों एक ही जैसे हैं। न तो भाग्य अच्छा है, और न मेरी जो दशा है वह अच्छी है। वह भाग्य अपने दुर्भाग्य पर रोता है, और मेरा भाग्य है मुझसे सहानुभूति प्रकट करके और मेरी दुर्दशा पे रोता है। कवि भाग्य पे रोता है, और भाग्य है कवि की दुर्दशा पर रोता है। चौथी गज़ल, यहाँ पे कवि संसार के लोगों से कह रहा है, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। पर्दा खोलने का अर्थ है भेद प्रकट करना, रहस्य प्रकट करना। कवि कहता है कि जो लोग मेरी बुराई करते हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, काश वो यदि गंभीरता से कुछ सोचें, तो उन्हें पता लग जाएगा कि वो मेरी बुराई करके
वाकई मुझे बदनाम कर रहे हैं या मेरी बुराई करने से उनकी ईर्ष्या का, उनके द्वेष का, उनकी घृणा का भी पता चलता है। तो कवि यही कह रहा है कि जो मुझे बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। इन पंक्तियों से साफ हो रहा है कि जब भी कोई आदमी किसी दूसरे की निंदा करता है, दूसरे को तो वह बदनाम करने की कोशिश करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें ईर्ष्या, द्वेष आदि कौन कौन से अवगुण भरे हुए हैं उसका भी पता लोगों को चल जाता है। इसलिए कवि ने कहा मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। आगे की गज़ल, ये कीमत भी अदा करें हम बुदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कवि यहाँ ये कहता है कि मैं प्रेम का मूल्य है बहुत विवेकपूर्ण ढंग से अदा करता हूँ। बुदुरुस्ती ए होशो हवास, पूर्ण विवेक, पूर्ण चिंतन और मनन करके। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि मेरा प्रेम है वो बहुत गहरा है, मेरा प्रेम बहुत ही सच्चा प्रेम है, मैं प्रेम का दीवाना हूँ और मैं अपने प्रेम की कीमत पूर्ण समझदारी और विवेक के साथ अदा करने के लिए तैयार हूँ। ये कीमत भी अदा करें हैं हम बुदुरुस्ती होशो आवाज़, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। मतलब कवि ये कह रहा है कि मेरा प्रेम गहरा है, सच्चा है, लोग मुझे दीवाना कहते हैं और मैं अपने प्रेम की जो ये कीमत है ये पूर्ण विवेक, समझदारी और सोच समझ कर चुकाने के लिए तैयार हूँ। आगे, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोने। कवि अपनी प्रेयसी से कहता है कि मुझे तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे लिहाज का, तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है। कवि अपनी प्रेयसी से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का, तुम्हारे दुख का पूरा ख्याल है, मैं पूरा लिहाज उसका मानता हूँ, मैं तुम्हारा जो प्रेम है इसको पूरा सम्मान देता हूँ, लेकिन मुझे कुछ दुनिया का भी तो ख्याल रखना है। इसलिए मैं तुम्हारे प्रति जो भी मेरा प्रेम है उसको खुलकर कभी प्रकट नहीं करता। इसलिए जब भी दर्द होता है तो मैं दुनिया से चुपके चुपके अकेले में रोता हूँ। तो तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कहने का ऐसी है कि जितना हम प्रेम में डूबते जाएंगे उतना ही हम उसको पाते जाएंगे। कभी क्या कह रहा है? फितरत का कायम है तवाजुन। तवाजुन का अर्थ है संतुलन। तो यहाँ पे संतुलन शब्द है। कवि कहता है कि जो प्रेम है और जो सौंदर्य है, आलमे हुस्नो इश्क यानी प्रेम और सौंदर्य है, उसका संतुलन इस संसार में बराबर कायम है। संतुलन चलता रहता है, प्रेम और सौंदर्य का संतुलन संसार में कायम है, वो बराबर चलता रहता है। प्रेम में हम अपने प्रेमी के प्रति जितना ज़्यादा समर्पित करते हैं उतना ही बदले में हम उतना ही प्रेम पाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में प्रेम और सौंदर्य का संतुलन बराबर चलता रहता है। हम अपने प्रेमी के प्रेम में जितने अधिक डूबते हैं उतना ही अधिक प्रेम हम उसका प्राप्त करते हैं। आगे की गज़ल, आबो ताब असरार ने पूछो, तुम भी आंखें रखे हो। आंखें रखे हो मतलब तुम भी समझदार हो। ये जगमग बेंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि यहाँ क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि संसार के जो कवि लोग हैं, संसार के जो शायर हैं, संसार के जो पाठक और श्रोता लोग हैं, उनसे कवि कह रहा है कि आबो ताब असरार ने पूछो, तुम मेरी शायरी है उसकी चमक दमक मत देखो। तुम भी आंखें रखे हो मतलब तुम में भी विश्लेषण करने की क्षमता है, इसलिए तुम मेरी जो भी काव्य रचना है उसके भावों को समझने की कोशिश करो। पाठकों से कवि कह रहा है।
तुम समझदार हो, समालोचक हो, गुण दोष का विवेचन कर सकते हो। इसलिए मेरे शेर है, उनकी सुंदरता उसमें निहित जो भाव है उसमें है, उसमें मेरे मन की टीस भरी है, हम मोती रोले हैं। तो मेरे जो भी शेर है उसमें सुंदरता का कारण क्या है, वो जगमगाते या दमक रहे हैं वह है, या उसके अंदर मेरी पीड़ा या टीस भरी है। कवि के गम के कारण आंखों से निकलने वाले जो आंसू है, उन आंसुओं को कवि ने कहा है कि हम मोती रोले हैं। यानी उस गम के कारण, उस पीड़ा के कारण, कवि के उस रोने के कारण उनके शेर है वो सुंदर बने। तो कवि कह रहा है कि हे पाठकों, तुम मेरी जो शायरी है, इसकी चमक दमक है, उसमें मत पड़ो, तुम उसके भाव पक्ष को ग्रहण करने की कोशिश करो। आप एक समझदार पाठक हो, समालोचक हो, इसलिए मेरे शेरों में जो सौंदर्य है उसका कारण, उसमें अंतर्निहित मेरे मन के भाव है, उनमें मेरे मन की टीस है, मेरे मन का गम है वो भरा हुआ है। और मैंने अपनी आँखों से जो वियोग के, गम के, दुख के आंसू बरसाए हैं, उसी के कारण मेरे शेर है वो सुंदर दिखाई देते हैं। आगे की गज़ल में, ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मय में रिंदों को। रिंदों को मतलब शराबियों को। ये अंजुमने मय शराब खाना। रात गए गर्दू यानी आकाश में फरिश्ते बाबे गुने जग खोले हैं, पापों का अध्याय खोलते हैं। यहाँ पे कवि कह रहा है, कवि अपनी प्रेतमा को, अपने प्रेमी को संबोधित करते हुए कहता है कि रात होने पर जब आसमान में भगवान के दूत, देवदूत है, वो पापों का अध्याय खोलते हैं, उस समय हम शराब की महफिल में बैठे शराब पीकर गम को कम कर रहे हैं। ऐसे समय में बार बार तुम्हारी याद हमें आती है और वह हमें तड़पाने लगती है। तो कवि क्या कह रहा है, ऐसे में तू याद आए अंजुमने मय में रिंदों में, रात गए गर्दू के फरिश्ते बाबे गुनाह खोले हैं। कवि कहता है कि जब रात होती है, आसमान में देवदूत आकर संसार के जो पाप हैं उनके अध्याय को खोल कर देखते हैं। ऐसे समय में हम शराब की महफिल में बैठकर अपने गम को कम करने की कोशिश करते हैं, और उसी समय बार बार तुम्हारी याद आती है जो हमें तड़पाने लगती है। अंतिम शेर इस प्रकार है, सदके फिराक एजाजे सुकन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले। कवि संसार के लोगों से कहता है कि मेरी इन शायरी को देखकर संसार के लोग कहते हैं, और फिराक गोरखपुरी अपने आप की रचनाएं देखकर भी अपने आप को एक तरीके से सम्मानित महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि मैं मेरी बेहतरीन शायरी, सदके यानी बलिहारी, मैं मेरी बेहतरीन शायरी पर बलिहारी हूँ। कवि को अपनी बेहतरीन शायरी पर आश्चर्य हो रहा है और उसे लगने लगता है कि मैंने ये कला कैसे प्राप्त कर ली। फिराक गोरखपुरी स्वयं मानते हैं कि उनकी गज़लें इतनी प्रभावी, इतनी सुंदर है कि वह मीर की गज़लों की बराबरी कर रही है। मीर की गज़लें बोले तो मीर उर्दू के मशहूर गज़लकार रह चुके हैं, शायर रह चुके हैं, और उन मीर की गज़लों का प्रभाव फिराक की गज़लों के प्रभाव में स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए फिराक गोरखपुरी अपनी गज़लों की तुलना मीर की गज़लों से करते हैं। उसकी सुंदरता देखकर, उसका प्रभावीपन देखकर स्वयं फिराक को आश्चर्य होता है, और वो कहते हैं सदके फिराक एजाजे सुकन की कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले। तो साथियों, यहाँ पर जो ये गज़लें थी, इसका एक तरीके से भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये भावार्थ आपको समझ में आएगा। महत्वपूर्ण अपने सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम समय समय पर आपकी उन बातों पर भी मनन करते रहें, और आगे अपना क्या पाठ्यक्रम चले, किस प्रकार चले, उस पर भी हम चलते रहें। मिलेंगे और नए किसी अध्याय के साथ।
तब तक आइए दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।